बीए पाठ प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम वायुमंडल की संरचना अर्थात वायुमंडल का स्तरीकरण या उसकी परतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमेशा ही मनुष्य के क्रियाकलापों का या उसके विकास की गतिविधियों का भाग रहा है, क्योंकि वायुमंडल का निम्न भाग हो या वायुमंडल की विभिन्न परतें हो, मानव जीवन के लिए उसके जानकारी प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में मनुष्य के द्वारा मौसम सूचक यंत्रों, गुब्बारों, वायुयान या अंतरिक्ष यानों व कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर उसका अध्ययन किया गया। आज की कक्षा में हम वायुमंडल की जो परतें हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधारों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, लेकिन इन सभी के वर्गीकरण के एक निष्कर्ष के आधार पर यदि वायुमंडल का हम सामान्य वर्गीकरण देखते हैं तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। पहली परत सौममंडल ट्रोपोस्फेयर, दूसरी समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मध्यमंडल मेसोस्फेयर, चौथी तापमंडल थर्मोस्फेयर और पांचवी वायुमंडल या एक्सोस्फेयर के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर आपको मध्यमंडल के साथ ओजोन मंडल व तापमंडल के साथ आयन मंडल भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रासायनिक जो वर्गीकरण होता है उसमें ओजोन मंडल व आयन मंडल को भी हम सम्मिलित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सौरमंडल व समतापमंडल के बीच में एक जो रेड अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा है सौर सीमांत यानी ट्रोपोपॉज़, समतापमंडल व मध्यमंडल के मध्य स्ट्रेटोपॉज़ और मध्यमंडल व तापमंडल के मध्य मेसोपॉज़ जो आपको परतें दिखाई दे रही हैं, ये सौरमंडल व समतापमंडल, समतापमंडल व मध्यमंडल, मध्यमंडल व तापमंडल के मध्य जो एक संक्रमण की जो मोटी एक लहर होती है वो आपको दिखाई देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस जो आपके सामने वायुमंडल की परतों का एक जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम देखते हैं कि सौरमंडल है, यानी कि ये वायुमंडल की सबसे निचली व सघन परत है और वायुमंडल का जो संपूर्ण गैसों का जो भार है, यानी कि अर्थात 75% जो भार है सौरमंडल में ही पाया जाता है। इस परत में धूल के कण, जल कण, वाष्प कण, आर्द्रता इत्यादि पाए जाते हैं। इस आधार पर इसे हम मिश्रित प्रदेश या संवहनीय प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं। इस परत की जो औसत जो ऊंचाई है धरातल से लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है तथा ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ये जो परत है वो पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी जो औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती हैं। ये जो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई बढ़ना व ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई का घटना, ये तापमान की जो गतिविधियाँ होती है या तापमान की जो परिवर्तन की जो दर होती है उसी के आधार पर इन परतों की ऊंचाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। शीतकाल में इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है और ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसका कारण भी मुख्य रूप से तापमान होता है।
सौरमंडल को मिश्रित मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं इस सौरमंडल में ही सौरमंडल के निचले भाग में ही देखी जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस मौसम संबंधी जो गतिविधियां है जिसमें बादल, तूफान की उत्पत्ति, वर्षा आदि जो गतिविधियां होती है वो सौरमंडल में ही होती है। और इसमें सौरमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान जो परिवर्तन की जो दर होती है वो हमें इस परत में तापमान ऊंचाई की ओर जाने पर उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। इसे हम सामान्य ताप ह्रास दर अर्थात नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। वो समताप मंडल व सौरमंडल को के बीच में एक जो संक्रमण जो एक परत होती है उसे हम सौर सीमांत के नाम से जानते हैं। ये आप देखिए, समताप मंडल व सौरमंडल के जो बीच में है वो आपको एक सौर सीमांत जो परत है जिसे हम ट्रोपोफोस के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कर्क व मकर रेखा के मध्य 15 से मान लीजिए अपन इसको देखें कि जो सौरमंडल होता है इसकी जो ऊंचाई होती है या इसकी सौरमंडल व समताप मंडल के बीच में जो सौर सीमांत पाया जाता है ये 1.5 से 2 किलोमीटर एक मोटी संक्रमण लेयर होती है जो स्पष्ट रूप से इनको विभाजित करती हैं। अब देखिए, जो सौरमंडल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर मध्य अक्षांशों में कभी कभी जेट स्ट्रीम जो धाराएं है वो भी चलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सौरमंडल है वो हमारे वायुमंडल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है या परत है जिसमें मौसम संबंधी जो जितनी भी गतिविधियां होती है वो सारी इसी में होती है। इसी कारण इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। सेवन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर के कारण जो संवहन तरंगें उत्पन्न होती है और उसमें इसी कारण इसे सेवन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले अगर हम तापमंडल की जो दूसरी जो परत है उसकी हम चर्चा करें तो उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये चित्र को देख के आप आसानी से देख सकते हो कि समताप मंडल में क्या आपको किस तरीके की इसकी ऊंचाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल में इस जो समताप मंडल का जो प्रारंभ होता है वो ट्रोपोपॉस से होता है। धरातल से इस मंडल की जो औसत ऊंचाई है यानी समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई धरातल से लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती हैं। इस मंडल के निचले भाग के साथ तापमान का गिरना भी समाप्त हो जाता है, यानी इसके जो समताप मंडल है इसकी निचली परतों तक तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद तापमान जो विभिन्न ऊंचाइयों पर समान तापमान पाया जाता है। इसी कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। ये मंडल जलवाष्प धूल कणों से रहित होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार के मेघ नहीं बनते हैं और इसमें मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी कारण से हम देखते हैं कि जो समताप मंडल का है वो है जो मानव जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण देखते हैं कि मानव जीवन में, या अपन कह सकते हैं कि जो मानवीय गतिविधियों के लिए इसका अपनी एक महत्ता है। जो जितने भी जो वायुयान होते हैं वो सारे समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान में किसी भी तरह का या मौसम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण यहाँ पर वायुयानों के लिए ये मंडल है जो सुरक्षित देखा जाता है। अब हम बात करें आगे समताप मंडल व मध्य मंडल, इनके बीच को जो अलग करने वाली जो सीमा है इसे हम स्ट्रेटोपोस कहते हैं या समताप सीमा कहते हैं। और यहाँ पर तापमान पुनः क्या हो जाता है, घटकर 0 डिग्री के आसपास हो जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अगली परत जो तीसरी जो परत होती है जिसे हम मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं, और रासायनिक दृष्टि से इसे हम ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। इस मंडल में पुनः जो तापमान होता है वो गिर जाता है और मध्यमंडल की ऊपरी परतों में जो तापमान है वो लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और इसका धरातल से जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इस जो मध्य अक्षांशों में अपन देखते हैं कि न्यूक्टिकुलेंट जो आपके जो बादल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसका जो प्रमुख जो कारण है उल्का धूल के कारण आदि के कारण अपने को इस तरह का दिखाई देता है। और मध्यमंडल में अगर आप इसकी ऊपरी सीमा में देखें तो तापमान जो पुनः है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इसके ऊपरी जो मंडल होता है वो तापमंडल कहलाता है। तो तापमंडल वो मध्यमंडल को विभाजित करने वाली जो संक्रमण लेयर है या परत है उसे हम मध्य सीमा या मेसोपोस कहते हैं। अगला जो परत आता है वो आता है तापमंडल, जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, और रासायनिक दृष्टि से हम इसे आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ये अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें ओजोन मंडल की बात करते हैं, जैसा हमने इसमें भी आपको लिखा है मध्यमंडल के ठीक नीचे ओजोन मंडल, और रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो जो स्ट्रेटोपोस है या समताप मंडल की जो ऊपरी जो सीमा है, स्ट्रेटोपोस के ऊपर जो धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में ऐसा भाग पाया जाता है जहाँ पर जिसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इस परत को ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और ओजोन जो मंडल है उसका हमारे वायुमंडल में एक अपना महत्व है, क्योंकि ओजोन मंडल में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, और ये जो गैस है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, यानी हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको अवशोषित करती है, और पृथ्वी वासियों को उससे है जो बचने का है या उससे बचाव करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ओजोन परत नहीं होती तो अत्यधिक तेज व प्रखर पराबैंगनी विकिरणें धरातल पर पहुंचकर मानव जीवन को झुलसा देती और भीषण गर्मी के कारण पृथ्वी पर रहना कठिन हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ओजोन मंडल का मानव जीवन में या पृथ्वी मंडल के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। अब यदि हम बात करें आयन मंडल की या तापमंडल की, तो ये धरातल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ये जो आयन मंडल है, इस मंडल की जो ऊपरी सीमा है, वैज्ञानिकों इसे 500 किलोमीटर तथा कुछ वैज्ञानिकों ने इसे हजारों किलोमीटर तक मानते हैं। लेकिन इस मंडल की सबसे पहली जो जानकारी रेडियो तरंगों के द्वारा प्राप्त हुई थी, और इसके बाद इसमें अगर हम देखें आयन मंडल का या तापमंडल, जिसे हम तापमान के आधार पर डिवाइडेशन किया है, तो ये जो परत है इसको ऊंचाई के साथ साथ इस परत में क्या है, तापमान में वृद्धि होती है, और इसे भी हम मुख्य रूप से अपन अब देखें तो 5 परतों के रूप में हम बांट सकते हैं, जिसमें ई परत है, डी परत है, ई परत है, एफ परत है व जी परत है। तो ई परत जो होती है आयन मंडल में या तापमंडल में, हम कहते हैं कि ये 60 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है, और ये आयन मंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंगें परावर्तित होती है, और दूसरी जो परत होती है वो ई परत होती है, जो 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं। एफ परत होती है जो 130 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती हैं, और यहाँ रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती है, और इन्हीं लघु तरंगों का दूर संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी दूर संचार
की जो गतिविधियां है वो लघु तरंगों के कारण मानव जीवन को सुनाई देती है। अगली जो परत आती है वो जी परत, वो 300 से 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयन मंडल का सबसे बड़ा महत्व ये जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, इसी कारण से इसका सर्वाधिक महत्व है। और आयन मंडल में रंग बिरंगे जो प्रकाश होते हैं वो भी आपने को दिखाई देता है। और इन रंग बिरंगे प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या सुमेरु ज्योति व दक्षिणी ध्रुवीय में कुमेरु ज्योति के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो परत अपन देखते हैं, ये अपन ने देखा आयन मंडल में डी परत है, ई परत है, और ई में भी ई और 1 और E2, फिर F परत है, F में भी F1 और F2, और फिर G परत है, और इनकी ऊंचाई भी किलोमीटर के हिसाब से अपने को दिखाई दे रही है। अब इस वायुमंडल की परतों में सबसे जो अंतिम जो परत है वो बाह्य मंडल है। ये 500 से 1000 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। और यहाँ वायुमंडल की जो गैसें है वो विरल हो जाती है, और यहाँ पर सामान्य नियमों का जो पालन है वो नहीं हो पाता। इस मंडल में वायु में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है, और वायुमंडल की बाह्य सीमा पर लगभग तापमान है जो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो इस बाह्य मंडल को हम चुंबकीय मंडल भी कहते हैं, और या इसके साथ ही इसे वॉन एलन विकिरण परत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बाह्य मंडल है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण हीलियम व हाइड्रोजन के जो गैसों के जो कण हैं शून्य में विस्तृत हो जाते हैं, परंतु कॉस्मिक विकिरण के द्वारा उतने अणु उत्पन्न होते हैं कि हीलियम का और हाइड्रोजन का संतुलन बना रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उसके बारे में पढ़ा। तो ये एक वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में आपको दिखाई दे रहा है कि सौर मंडल है, सौर मंडल के ऊपर समताप मंडल, इनके बीच में सौर सीमांत है, और फिर समताप मंडल व मध्य मंडल के मध्य समताप सीमा है, और मध्य मंडल और आयन मंडल या तापमंडल के मध्य सीमा आपको दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर वायुमंडल आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे देखिए सौर मंडल है, यहाँ पर धूल कण विकिरण सेवन संचलन का क्षेत्र है, सामान्य ताप ह्रास दर भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और सौर सीमाएँ इसके ऊपर जेट स्ट्रीम जो वायु धाराएँ चलती है, और सौर सीमांत की जो औसत मोटाई भी लगभग 1.5 से 1.2 किलोमीटर तक मानी जाती हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं समताप मंडल है, और समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल यानी मध्य मंडल का ही भाग माना जाता है, और ओजोन मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता होने के कारण इसका जो नामकरण है वो ओजोन किया गया है। अब ओजोन मंडल के ऊपर देखें तो इस जो तापमान है समताप सीमा के आसपास वो डिग्री के आसपास हो जाता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो मध्य मंडल तक ये तापमान घटकर -85 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाते हैं। और इसके ऊपर हम देखें तो तापमंडल या आयन मंडल है, और इसका सर्वाधिक महत्व रेडियो तरंगों का परावर्तन होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। और उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव ज्योति यानी सुमेरु ज्योति, व दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव ज्योति यानी कुमेरु ज्योति रंग बिरंगे प्रकाश आपको दिखाई देता है। और उसके ऊपर बाह्य मंडल हैं जहाँ से तापमान की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आज की कक्षा में हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।